नमस्कार। आज हम जॉन लॉक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जॉन लॉक का जन्म हुआ था इंग्लैंड में। जॉन लॉक का जन्म कहाँ हुआ था? जॉन लॉक का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। जॉन लॉक का जन्म इंग्लैंड में हुआ था और 1632 ईस्वी में हुआ था। इनके पिताजी वकील थे। क्या थे? इनके पिताजी जो क्या थे? वकील थे। इनके पिताजी कौन थे? इनके पिताजी वकील थे। और जब इंग्लैंड में गृह युद्ध चल रहा था, कहाँ? इंग्लैंड में गृह युद्ध चल रहा था। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, गृह युद्ध चला था 1640 से 1648 ईस्वी के मध्य। इंग्लैंड में जब गृह युद्ध चल रहा था तब एक तरफ था चार्ल्स प्रथम। कौन था? एक तरफ था चार्ल्स प्रथम और इसके सामने था वहां का कॉमन क्रोमवेल। कौन था? क्रोमवेल। संसदीय सरकार या संसदीय सरकार की तरफ से लड़ने वाला कौन था? क्रोमवेल। जब चार्ल्स प्रथम ने ये कह दिया कि जो मैं कह रहा हूं वो ईश्वर कह रहा है, अर्थात मेरी बातों की आलोचना करना, अर्थात ईश्वर की आलोचना करना, तो ये क्या करता था? ये संसद में जाना ही छोड़ दिया। और इसने क्या किया? जब संसद में बजट ही पारित नहीं हुआ तो वहां के नागरिकों के लिए जो विकास योजना बननी थी वो नहीं बन पाई। तब इसके खिलाफ क्रोमवेल जो संसदीय सरकार की तरफ से लड़ा था, तो इसका जो कप्तान था, क्रोमवेल का जो कप्तान था वो कौन था? वो जॉन लॉक के पिताजी थे। जो क्रोमवेल के कप्तान थे वो कौन थे? वो थे जॉन लॉक के पिताजी जो एक वकील थे। इन्होंने इनकी तरफ से, क्रोमवेल की तरफ से लड़ा थे। तो इसी कारण इस जब 1649 ईस्वी में चार्ल्स प्रथम को मार दिया गया, तब किसकी सरकार बनी? किसके नेतृत्व में? क्रोमवेल। तो क्रोमवेल ने क्या किया? बिना मुकुट धारण किए और इस सम्राट के पद पर बैठा, बिना मुकुट धारण किए। तो उसके बाद लगभग 1660 तक क्रोमवेल शासक बना रहा। इसके बाद में चार्ल्स प्रथम के बाद में बना क्रोमवेल के बाद में बना इसका पुत्र चार्ल्स सेकंड। कौन बना? चार्ल्स सेकंड के बाद में बना जेम्स सेकंड या द्वितीय। जब जेम्स द्वितीय शासक बना तब क्या था? तब गौरवपूर्ण क्रांति चल रही। गौरवपूर्ण क्रांति कब चली थी? 1688 ईस्वी में। कब चली थी? 1688 ईस्वी में चली थी। उस समय कौन था? उस समय जॉन लॉक। गौरवपूर्ण क्रांति कब चली थी? ये चली थी 1688 में। इसमें क्या हुआ? बिना लड़ाई झगड़े के, बिना खून के ये क्या हुआ? एक क्रांति हुई जिसे गौरवपूर्ण क्रांति कहा जाता है। इस क्रांति में काफी परिवर्तन हुए। तो इस क्रांति का जनक किसको माना जाता है? इस क्रांति का जनक जॉन लॉक को माना जाता है। और उदारवाद का जनक भी जॉन लॉक को माना जाता है। किसको? जॉन लॉक को माना जाता है। तो जॉन लॉक का जन्म 1632 ईस्वी में हुआ, लेकिन 1688 में जॉन लॉक के नेतृत्व में ही गौरवपूर्ण क्रांति हुई। कौन सी क्रांति हुई? गौरवपूर्ण क्रांति हुई। तो इसने अपने कौन कौन से विचार दिए? उससे पहले हम देखते हैं जॉन लॉक की प्रमुख पुस्तकें। कौन सी? जॉन लॉक की प्रमुख पुस्तकें। तो सबसे पहले जॉन लॉक की पुस्तकों में एक पुस्तक है जिसका नाम जॉन लॉक, जिसका जन्म
1632 ईस्वी में हुआ था। जॉन लॉक जिसका जन्म 1632 ईस्वी में हुआ था। तो इस समय क्या चल रहा था? इस समय इंग्लैंड में गृह युद्ध चल रहा था। क्या चल रहा था? गृह युद्ध चल रहा था, जो चला था 1640 से लेके 1648 ईस्वी के मध्य। लेकिन जब 1649 ईस्वी में चार्ल्स प्रथम को क्रोमवेल द्वारा मार दिया जाता है, तो चार्ल्स प्रथम 1660 तक चार्ल्स प्रथम की जगह क्रोमवेल का शासन रहा 1649 से लेके 1660 तक। क्रोमवेल का शासन रहा 1649 से लेके 1660 तक। उसके बाद में जब चार्ल्स द्वितीय, इसका पुत्र चार्ल्स प्रथम का पुत्र चार्ल्स द्वितीय 1660 में वापस से शासक बना, सम्राट बना, तो ये शासक रहा 1685 ईस्वी तक। जब इसका पुत्र जेम्स सेकंड ये 1685 में शासक बना, 1685 में शासक बना तो 1688 ईस्वी तक ये 3 साल तक शासक रहा। लेकिन जब 1688 ईस्वी में जब वापस बजट पारित होना था तो ये इंग्लैंड छोड़ के अन्य देश में चला गया। तब ये शासक ही नहीं रहा तो बजट पारित कैसे हो? तो जेम्स द्वितीय कहता है जब ये नहीं था तो बजट पारित कैसे हो? तो इसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था मैरी। जेम्स सेकंड की एक पुत्री थी जिसका नाम था मैरी, और इसके हस्बैंड का नाम था विलियम। इसके जो हस्बैंड है इनका नाम था विलियम। तो इनको फ्रांस से बुला के इस जेम्स द्वितीय की जगह क्या करते हैं? जेम्स द्वितीय की जगह सम्राट बना देते हैं। तो इस प्रकार जो 1688 में क्या हुआ? 1688 में जब विलियम्स और मैरी को सम्राट बनाया जाता है, तब इसके जेम्स द्वितीय के दामाद को विलियम को सम्राट बनाया जाता है। तो इसमें इस समय एक सुधार हुआ, उस सुधार को कहते हैं संवैधानिक राजतंत्र। क्या नाम था? संवैधानिक राजतंत्र। उसका क्या नाम था? संवैधानिक राजतंत्र। तो इस कारण जब संवैधानिक राजतंत्र हुआ तो इस कारण इस 1688 को गौरवपूर्ण क्रांति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस समय को गौरवपूर्ण क्रांति कहा जाता है, क्योंकि इस समय किसी की भी हत्या नहीं हुई, न किसी खून के कारण क्रांति हुई। इसी कारण इसको गौरवपूर्ण क्रांति कहा जाता है। तो पूछ लिया जाता है गौरवपूर्ण क्रांति किस के समय हुई थी? तो जॉन लॉक के समय हुई थी। इस जॉन लॉक की गौरवपूर्ण क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, क्योंकि जॉन लॉक ने ही मैरी और विलियम्स को यहाँ जेम्स द्वितीय की जगह सम्राट बनाने के लिए बुलाया था। क्या? सम्राट बनाने के लिए बुलाया था। इस प्रकार इस जॉन का इस गौरवपूर्ण क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका है। इस जॉन लॉक की गौरवपूर्ण क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका है। उसके बाद में जॉन लॉक ने कौन सी पुस्तकें लिखी? जॉन लॉक ने कौन सी पुस्तकें लिखी? तो जॉन लॉक ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है ए लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन। क्या नाम है? ए लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन। इस पुस्तक में इसने कहता है कि दूसरे धर्म को जो सुनता है उसे कहा जाता है सहिष्णुता। तो इसने इसका अगर हिंदी में देखें तो सहिष्णुता के विषय के रूप में पत्र, सहिष्णुता के विषय के रूप में
विलक्षणता के विषय के रूप में पत्थर, अगर हिंदी में याद हो तो हिंदी में, या इंग्लिश में नाम हो तो इंग्लिश में। उसके बाद में इस जॉन लॉक की फेमस पुस्तक है, उसका नाम है जॉन लॉक की, इसके बाद में फेमस पुस्तक जिसका नाम है टू ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट। क्या नाम है? टू ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट। टू ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट। इस पुस्तक में जॉन लॉक क्या है? एक तो करता है जो दैवीय सिद्धांत है, इस पे क्या करता है? इसका खंडन करता है। तो दैवीय सिद्धांत कोई नहीं होता है, जैसे जेम्स प्रथम ने दैवीय सिद्धांत के बारे में बताया था कि जो मैं कहता हूँ वो सब कुछ है, मेरी कोई आलोचना नहीं कर सकता, अगर जो मेरी आलोचना करेगा तो ईश्वर की आलोचना करेगा। और दूसरा करता है होब्स के लेवियाथन पर। इस पुस्तक में दो चीजों का खंडन करता है, एक तो दैवीय सिद्धांत पे और एक होब्स के लेविय सिद्धांत पे। इसी के आधार पर C.E. वाहन, कौन? C.E. वाहन, इसका C.E. वाहन, इन विद्वान का प्रसिद्ध कथन है कि जो ये पुस्तक है टू ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट, इस पुस्तक में कहता है कि दो नलियों वाली बंदूक है। कौन सी? दो नलियों वाली बंदूक है। दो नलियों वाली बंदूक है। इस बंदूक से जो गोली निकलती है, एक तो दैवीय सिद्धांत में, जो दूसरी गोली निकलती है वो होब्स के लेवियाथन पर। एक गोली निकलती है वो दैवीय सिद्धांत पे, दूसरी होब्स के लेवियाथन पर। तो इस प्रकार जॉन लॉक की फेमस पुस्तक है टू ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट। कौन सी है? टू ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट। इस पुस्तक में एक तो ये दैवीय सिद्धांत का करता है खंडन, दूसरा होब्स के लेवियाथन पर, लेवियाथन के सिद्धांत का खंडन करता है। तो इसके बाद में जॉन लॉक के राजनीतिक विचार, जॉन लॉक ने राजनीति पर क्या क्या विचार दिए। सबसे पहले जॉन लॉक ने कहता है कि जो समाज था वो सामाजिक नैतिक प्राणी है। जो मानव कौन सा? वो क्या है? सामाजिक नैतिक प्राणी है। जबकि हमने जो थॉमस होब्स के बारे में कहा था, तो वो कहता है कि मानव क्या है? असामाजिक अनैतिक प्राणी है। जबकि जॉन लॉक कहता है कि मानव सामाजिक और नैतिक प्राणी है। इसी आधार पर वो संसदीय लोकतंत्र का समर्थन करता है। इसी आधार पर जॉन लॉक संसदीय लोकतंत्र का समर्थन करता है। इसके बाद में जॉन लॉक प्राकृतिक अवस्था के बारे में क्या बताता है? जॉन लॉक प्राकृतिक अवस्था के बारे में विचार। जॉन लॉक प्राकृतिक अवस्था के बारे में क्या विचार देता है? जॉन लॉक प्राकृतिक अवस्था के बारे में यह विचार देता है कि जो मानव था ये समाज में तो रहता था, लेकिन उस समय राजनीति नहीं थी। क्या? जो मानव था प्राचीन मानव, वह उस समय समाज तो था लेकिन राजनीति नहीं थी। क्या? मानव था वो समाज तो था, मानव समाज, अर्थात उस समय जो मानव था उस समय समाज तो था लेकिन राज्य नहीं था। क्या नहीं था? राज्य नहीं था। तो प्राकृतिक अवस्था के बारे में जॉन लॉक क्या विचार देता है? जॉन लॉक कहता है कि जब प्राकृतिक अवस्था, जब प्रकृति ने जो अवस्था बनाई शुरुआत में, उस समय क्या था? मानव क्या था? मानव समाज में तो रहता था लेकिन उस समय राज्य नहीं था। तो राज्य नहीं था तो लेकिन समाज में रहने के कारण लोगों में क्या था? शांति थी, सदिच्छा थी, पारस्परिक सुरक्षा थी।
संरक्षण की भावना थी। क्या थी? सदिच्छा थी, संरक्षण की भावना थी। तो इस प्रकार जॉन लोक ने कहा था कि जब मानव प्राकृतिक अवस्था में था तो क्या था? मानव जब प्राकृतिक अवस्था में था तो उस समय समाज तो था लेकिन राज्य नहीं था। क्या नहीं था? राज्य नहीं था। तो इस कारण क्या था? वहाँ पे शांति थी, भाईचारा था। तो इस आधार पर प्राकृतिक अवस्था में हम कह सकते हैं कि समाज तो था लेकिन राज्य नहीं था। क्या नहीं था? राज्य नहीं था। उसके बाद में जॉन लोक कहता है कि उस समय प्राकृतिक कानून प्रचलित थे। कौन से कानून? प्राकृतिक कानून प्रचलित थे। इसमें पढ़ रहे हैं हम राजनीतिक विचार में प्राकृतिक अवस्था। जब प्राकृतिक अवस्था में समाज था लेकिन राज्य नहीं था तो इस समय क्या था? प्राकृतिक कानून प्रचलित थे। कौन से? प्राकृतिक कानून प्रचलित थे। इस समय व्यक्ति को जॉन लोग 3 अधिकार प्राप्त बताते हैं। तो व्यक्ति को 3 अधिकार प्राप्त है। जॉन लोग कहता है कि व्यक्ति को 3 अधिकार प्राप्त है। LLP याद रखने का तरीका है। जॉन लोग ने प्राकृतिक अधिकार कितने बताए? जॉन लोग ने प्राकृतिक अधिकार 3 बताए। कितने? जो प्राकृतिक अधिकार बताए वो कितने बताए? 3 बताए। तो कौन कौन से? LLP। पहले L का मतलब होता है लाइफ या जीवन। दूसरे L का मतलब होता है लिबर्टी। क्या मतलब होता है? लिबर्टी या स्वतंत्रता। जो तीसरा P है इसका मतलब होता है प्रॉपर्टी। इसका मतलब होता है प्रॉपर्टी या संपत्ति। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है जॉन लोक ने प्राकृतिक अधिकार कितने बताए? तो जॉन लोक ने प्राकृतिक अधिकार 3 बताए। कौन कौन से? एक जीवन का अधिकार, एक स्वतंत्रता का अधिकार, एक संपत्ति का अधिकार। ये याद रखने का तरीका है। LLP के हिसाब से आप याद रख सकते हो। पहला L का मतलब लाइफ, दूसरे L का मतलब लिबर्टी और तीसरे P का मतलब प्रॉपर्टी। तो LLP का जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। तो अगर एग्जाम में आए जॉन लोक ने प्राकृतिक अधिकार में जो 3 अधिकार बताए उनमें से सर्वप्रथम या सर्वोच्च किसको रखता है? तो संपत्ति का अधिकार को जॉन लोक सर्वोच्च रखता है। कहता है कि अगर किसी के पास संपत्ति ही नहीं रही तो वो भूखा मर जाएगा और उसकी स्वतंत्रता का हनन हो जाएगा। तो संपत्ति का अधिकार सबके पास होना चाहिए। तो संपत्ति का अधिकार सबके पास होना चाहिए, तीनों अधिकार। तो इसके बाद में जॉन लोक प्राकृतिक अवस्था में और क्या क्या बातें बताता है? तो जॉन लोक प्राकृतिक अवस्था में कहता है इस समय न्याय और नैतिकता विद्वान थी। क्या? न्याय व नैतिकता विद्वान थी। क्योंकि इस समय समाज तो बन गया था। तो समाज रहता है तो समाज हमेशा नैतिकता की बात करता है और ये न्याय की बातें करता है। तो उस समय क्या था? न्याय और नैतिकता विद्वान थी। लेकिन जब राज्य नहीं था, जब प्राकृतिक अवस्था में सिर्फ समाज था लेकिन राज्य नहीं था तो 3 कमियां जरूर थी। जब राज्य नहीं था तो 3 कमियां जरूर थी। इस समय क्या था? इस समय कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। क्या क्या? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। जब राज्य ही नहीं था तो ये तीनों नहीं थी, न कार्यपालिका था, न विधायिका थी, न न्यायपालिका थी। तो इसलिए मनुष्य एक स्थान पर इकट्ठा होते हैं। इस समय 3 कमियां थी तो क्या करते हैं? इस समय मनुष्य एक स्थान पर इकट्ठा होते हैं और पहला समझौता करते हैं। इस समय मनुष्य एक स्थान पर इकट्ठा होते हैं तो 2 समझौते करते हैं। कितने समझौते करते हैं? 2 समझौते करते हैं।
दो समझौते करते हैं। इस समय क्या होता है, मनुष्य एक स्थान पर इकट्ठा होते हैं, क्योंकि ये तीनों चीजें थी नहीं, न कार्यपालिका थी, न विधायिका थी, न न्यायपालिका। तो क्या करते हैं, मनुष्य एक जगह इकट्ठे होते हैं, दो समझौते करते हैं। जो पहला समझौता है, इससे करने से क्या होता है, इससे करने से राज्य का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, राज्य का निर्माण होता है। जबकि जो दूसरा समझौता है, जो दूसरा समझौता करते हैं, इससे क्या होगा, इससे सरकार का निर्माण होगा। जो पहला समझौता है उससे करने से राज्य का, जो दूसरा समझौता है इससे सरकार का निर्माण होता है। जो पहला समझौता है वो स्थायी समझौता है, जबकि जो दूसरा समझौता है वह अस्थायी समझौता है। वह कौन सा है, अस्थायी समझौता है। जो पहला समझौता करता है उससे राज्य की स्थापना होती है। इससे क्या, पहला स्थायी समझौता, दूसरा अस्थायी से सरकार की स्थापना होती है। इस प्रकार जॉन लॉक कहता है कि इस समय तीन कमियां थी, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इससे क्या होगा, इससे पहले समझौते से राज्य, दूसरे सरकार का निर्माण होता है। इसके बाद में इम्पोर्टेंट जो राजनीतिक विचार पढ़ रहे थे, इसमें प्राकृतिक अवस्था। जो अब है राजनीतिक विचार में सामाजिक समझौता। अब कौन सा है, सामाजिक समझौता। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम थॉमस होब्स में भी पढ़ चुके हैं सामाजिक समझौता, लेकिन जॉन लॉक भी सामाजिक समझौते के बारे में विचार देता है। लेकिन इन दोनों के विचार थोड़े अलग होते हैं। क्या होते हैं, इन दोनों के विचार थोड़े अलग हैं। किस प्रकार, जब थॉमस होब्स ने सामाजिक समझौता के बारे में विचार दिया तो जॉन लॉक ने उससे कुछ सीखा और कहता है कि ये सही नहीं है। तो जॉन लॉक ने सामाजिक समझौते के बारे में क्या कहता है, पहले थॉमस होब्स ने कहा था कि मनुष्य क्या है, असामाजिक, अनैतिक प्राणी है। जबकि ये क्या कहता है जॉन लॉक, मनुष्य सामाजिक व नैतिक प्राणी है। लेकिन इस समय क्या था, जब तीन आधारभूत कमियां थी, न कार्यपालिका थी, न विधायिका थी, न न्यायपालिका थी। तो क्या हुआ, इसमें व्यक्ति व्यक्ति जो समझौता होता है, इसमें दो समझौते होते हैं। कितने, दो समझौते होते हैं। इसमें दो समझौते होते हैं। जो पहला समझौता होता है वो व्यक्ति और व्यक्ति के मध्य होता है, या जनता और जनता के मध्य होता है। जो व्यक्ति और व्यक्ति के मध्य होता है उससे क्या हुई, उससे राज्य की स्थापना हुई। सामाजिक समझौते में जो विचार है, जॉन लॉक ने क्या किया, दो समझौते बताए। जो व्यक्ति और व्यक्ति के मध्य हुआ उससे क्या हुआ, राज्य का निर्माण हुआ। और इससे क्या बनी, इससे ये स्थायी संस्था बनी। क्या, ये समझौता स्थायी था। जबकि जो दूसरा व्यक्ति, जो दूसरा समझौता था वो व्यक्ति और शासक के मध्य हुआ। किसके मध्य, शासक के मध्य हुआ। इससे क्या हुआ, इससे सरकार की स्थापना हुई और ये समझौता अस्थायी था। अब ये समझने वाली बात है यहाँ पे कि सामाजिक समझौते में जॉन लॉक ने दो समझौते किए। एक तो व्यक्ति और व्यक्ति के मध्य, व्यक्ति और व्यक्ति मिलकर राज्य का निर्माण करते हैं और कहते हैं कि ये स्थायी है, ये समझौता स्थायी है। जबकि ये कहता है व्यक्ति और शासन के मध्य जो समझौता हुआ वो अस्थायी, इससे सरकार की स्थापना हुई। जबकि थॉमस होब्स ने क्या किया कि एक व्यक्ति को अपनी सारी शक्तियां दे दी। ये व्यक्ति है, इन व्यक्तियों ने एक व्यक्ति को अपनी सारी शक्तियां दे दी, अपने सारे अधिकार दे दिए। तो ये क्या, सम्राट बन गया, ये राजा बन गया, ये सर्वशक्तिशाली बन गया। तो इसका कार्य क्या होता है, होब्स के अनुसार इन प्रजा की रक्षा करना, इन प्रजा की रक्षा करना। लेकिन अगर प्रजा इनकी रक्षा नहीं करेगा, इनको भोजन या पानी की व्यवस्था या जो आवश्यक चीजें हैं, आवश्यक वस्तु है, इनको पूर्ति नहीं कराएगा, तो ये क्या करेंगे, ये व्यक्ति मिलके इस सम्राट की हत्या कर देंगे। इसमें सिर्फ एक ही होता है सामाजिक समझौते में, इसमें क्या, एक व्यक्ति को सर्वशक्तिशाली बना दिया जाता है। जबकि जॉन लॉक कहता है जो व्यक्ति और शासन होता है वो सरकार की स्थापना करेगा।
व्यक्ति और शासक हो गए, वो सरकार की स्थापना करेंगे। अगर सरकार इसको पूर्ति नहीं करेगा तो इसको सरकार को कभी भी मिटाया जा सकता है, इसीलिए इसको अस्थायी माना। जबकि इसमें क्या है, इसको बहुत सारी शक्तियाँ दे दी। तो यहाँ पर जो व्यक्ति के मध्य जो समझौता होता है उससे क्या है, राज्य का निर्माण होता है। उससे किसका, राज्य का निर्माण होता है। इस राज्य को जो लोग नागरिक समाज कहते हैं, क्या कहते हैं, इस राज्य को जो लोग नागरिक समाज कहते हैं। तो ये तो था राजनीतिक विचार में सामाजिक समझौता। कौन सा, सामाजिक समझौते से संबंधित विचार। तो इसमें दो समझौते करते हैं, ये ध्यान रखना, इसमें क्या करता है, दो समझौते करते हैं। जो लोग अपने राजनीतिक विचार में प्राकृतिक अवस्था से संबंधित प्राकृतिक अधिकार, राजनीतिक विचार के बाद ये आएगा प्राकृतिक अधिकार। कौन सा, प्राकृतिक अधिकार, इससे संबंधित क्या विचार देता है। तो जो लोग तीन प्रकार के अधिकार, प्राकृतिक अधिकार बताता है, तीन प्रकार, जिसका नाम है लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी। कौन कौन से, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, अर्थात जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसको मानता है, इस प्रॉपर्टी को। किसको मानता है, इस प्रॉपर्टी को। इस प्रॉपर्टी के अधिकार को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है। एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा कि जो प्राकृतिक अधिकार है इसमें सबसे ज्यादा महत्व किसको देता है, इसमें प्रॉपर्टी को देता है। और कहता है कि ये दो प्रकार की होती है, जो प्रॉपर्टी होती है ये दो प्रकार की होती है। एक तो होती है सार्वजनिक, सभी की सार्वजनिक, और एक होती है निजी, एक होती है निजी, खुद की। तो इसमें कहता है, जो लोग जब कहता है कि जो व्यक्ति इस सार्वजनिक संपत्ति को, जो सार्वजनिक संपत्ति है इसको अपनी मेहनत करके अपने लिए बना लेता है, तो वो क्या हो जाती है, निजी संपत्ति हो जाती है। मान लो कोई गवर्नमेंट कर्मचारी है, वो मेहनत करता है, जो उसकी सैलरी आती है वो खुद की ही रहेगी। इस हिसाब से समझ लो सार्वजनिक प्रॉपर्टी में क्या होगा। इसमें क्या होगा, कोई मान लो गवर्नमेंट कर्मचारी है, जब उसको लास्ट में जो सैलरी मिलती है तो वो क्या गवर्नमेंट को वापस देगा, नहीं, क्योंकि वो प्रॉपर्टी जो सैलरी आई वो खुद की हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी, वो निजी संपत्ति हो जाएगी इसकी। तो इसी आधार पर कहता है संपत्ति श्रम का फल है। क्या कहते हैं, संपत्ति श्रम का फल है। जो संपत्ति होती है वो किसका, श्रम का फल होती है। तो इसी प्रकार वो निजी संपत्ति को भी, इस निजी संपत्ति को भी दो प्रकार से बांटता है। एक तो कहता है जो शीघ्र नष्ट होने वाली, एक तो कहता है शीघ्र नष्ट होने वाली, और एक कहता है नष्ट नहीं होने वाली। एक तो नष्ट होने वाली और एक नष्ट नहीं होने वाली। तो इस नष्ट होने वाली में क्या कहता है, इसमें कौन कौन सी संपत्ति को रखता है, इसमें रखता है खाने पीने की वस्तुएं। इसमें क्या रखता है, खाने पीने की वस्तुएं। व्यक्ति जो खाने पीने की वस्तु है अगर वो खा लेगा तो ये शीघ्र नष्ट हो जाएगी। लेकिन जो शीघ्र नष्ट नहीं होने वाली या नष्ट नहीं होने वाली, इसमें किसको रखता है, इसमें रखता है धन, मुद्रा। किसको रखता है, धन, मुद्रा, ज्ञान, सोना चांदी, इन सभी को इसमें रखता है। किसको, धन, मुद्रा, ज्ञान, सोना चांदी, जेवर, इस सभी को इसमें रखता है। इसको क्या कहता है कि इसको असीमित मात्रा में अपने पास रखना चाहिए, जबकि इसको कम मात्रा में अपने पास रखना चाहिए। तो जो लोग जो निजी संपत्ति है उसको दो भागों में बांटता है, एक तो नष्ट होने वाली, एक नष्ट नहीं होने वाली। जो नष्ट होने वाली खाने पीने की वस्तुओं को रखता है कि इसको हमें कम ही रखना चाहिए, इसकी मात्रा में कम रखनी चाहिए। जबकि जो नष्ट नहीं होने वाली है इसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करना चाहिए। धन को इकट्ठा ज़्यादा करना चाहिए, मुद्रा को, ज्ञान को और सोना को। तो ये कभी नष्ट नहीं होने वाली संपत्ति है। इसी आधार पर जो लोग इसको असीमित अधिकार देता है, असीमित अधिकार देता है। इसके बाद में कहता है कि जो प्राकृतिक अधिकार है उसी से प्राकृतिक कानून बना। अगर प्राकृतिक अधिकार का उल्लंघन होता है,
अगर इनका उल्लंघन होता है तो प्राकृतिक अधिकार भी स्वयं समाप्त हो जाएंगे। जॉन लॉक का प्रसिद्ध कथन है, जहाँ कानून का अंत होता है वहीं अत्याचार प्रारंभ होता है। मान लो जहाँ कानून ही नहीं होंगे वहाँ सबसे ज़्यादा जनता पे अत्याचार होंगे। इसी आधार पर जॉन लॉक अनेक प्रकार के विचार देता है और जॉन लॉक को उदारवाद का जनक भी कहा जाता है। किसका? उदारवाद का जनक। जॉन लॉक को उदारवाद का जनक भी कहा जाता है। तो इस प्रकार ये था जॉन लॉक से संबंधित विचार, जॉन लॉक से संबंधित